हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 30 मई का संडे का जो है हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे। तो इसमें को क्या आज एडिटोरियल नहीं होता है, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम देखेंगे डिटेल में। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज भी है आपका, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका जो न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर जो है और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे सुंदरबन हो गया, इसके बारे में अलग से भी हम कुछ नोट्स हमने इसमें रखा है जो हम आपको बताएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसमें आप उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो आप जो नोट्स को भी अपने नोटबुक में कहीं पे भी आप उसको लिख ले और नोट्स की तरफ में उसमें लिख ले ताकि आपको बाद में उसको आप रिवीजन कर पाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा जो वीडियोज है कुछ हमने आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज का लिंक दे रखा है जिसको कि आप जरूर देखें, जिससे कि आपका और प्रिपरेशन जो आसान होगा। जो टॉपिक्स है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए, उन वीडियोज को आप जरूर देखें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका न्यूज है, रिपल्स फ्रॉम यास एंड सर्जिंग टाइड डिवास्टेट द सुंदरबंस। तो ये सुंदरबन को लेकर के है जो कि आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे, बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे है। तो अभी ऐसे हमने देखा कि साइक्लोन यास आया था, पहले अभी कुछ साइक्लोन्स आए हैं, तो वहां पे क्या बेसिकली उसका इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में यहाँ पे एनालिसिस किया गया है कि जो सुंदरबन को वहां पे जो रेसिडेंट्स है वहां पे क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखा है पास्ट 3 इयर्स में हम देखे सुंदरबन होम टू क्लोज टू 5 मिलियन पीपल, तकरीबन 50 लाख लोग यहाँ रहते हैं। तो 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ झेल चुका है। ये बेसिकली फनी आया था मई 19 में, बुलबुल आया नवंबर 19 में, अम्फान मई 2020 में और यास अभी जो आके गया। तो काफी मतलब साइक्लोन्स आते रहते हैं इस एरिया में क्योंकि बे ऑफ बंगाल का तट है बेसिकली। और वहां पे हम देखते हैं साइक्लोन जो है स्पेशली मई में और नवंबर के मंथ में जनरली आते रहते हैं। तो यहाँ पे काफी लोगों को वहां पे परेशानी होती है। बेसिकली गेल विंड्स ब्रीच्ड एम्बैंकमेंट्स लीडिंग टू इंग्रेस ऑफ सी वाटर। तो अभी जो है बेसिकली यास के कारण क्या हुआ, तो विंड जो हवाएं चली, बेसिकली लैंडफॉल जो हुआ यास का वो तो दूर में हुआ, तकरीबन उड़ीसा तट पे हुआ, लेकिन वहां पे जो विंड्स और साथ ही साथ जो टाइड था, फुल मून टाइड जो 26 तारीख को आया था, उसके कारण जो है सी जो लेवल है वो काफी हाई राइज किया और वहां पे लोगों को काफी दिक्कत है। बेसिकली एम्बैंकमेंट जो उन्होंने बना रखा था तो उसको भी तोड़ते हुए आगे निकल गया पानी, जो है सी वाटर का पानी जो है वो अंदर घरों में घुस गया तट पे। एक्सपर्ट्स के सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होगा, अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी दैट विल मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सूटेड टू द रीजन। तो ये बेसिकली क्योंकि हम रेगुलरली देख रहे हैं यहाँ पे डिजास्टर्स आ रहे हैं, साइक्लोन स्पेशली, तो यहाँ पे जो करने की जरूरत है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग से काम नहीं चलेगा। आपको एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के यहाँ पे जो सुटेबल मेजर्स लेने होंगे, जैसे कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रक्चर आपको लेना होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट जो इस रीजन के लिए स्पेसिफिकली सूटेड हो वो आपको करना होगा। ये बेसिकली आप सजेशन बेसिकली लिख सकते हैं। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एक तरह से एरिया है, काफी बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पर, फॉरेस्ट भी, इसको आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट को अलग से जो है स्टेप्स लेने की जरूरत है डिजास्टर्स को देखते हुए, यहाँ पे जो लिवलीहुड है लोग जो रह रहे हैं उनको देखते हुए। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स कैसे बताया गया है, गोड़ामारा वन ऑफ द आइलैंड दैट हैव बीन सिंकिंग ड्यू टू राइजिंग सी वाटर। तो ये जो कुछ कुछ आइलैंड, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है बेसिकली सुंदरबन में, जो बे ऑफ बंगाल के डेल्टा पे है, बेसिकली बे ऑफ बंगाल में है। तो धीरे धीरे बेसिकली वो बहुत सारे आइलैंड जो डूब चुके हैं, कुछ कुछ डूब रहे हैं। तो ऑलरेडी जो वहां पे लोग रह रहे थे तो उनको वहां से आइलैंड से छोड़ करके फिर दूसरे जगह पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, बार बार साइक्लोन आने से और सी वाटर के लेवल राइज होने के, जो कि क्लाइमेट चेंज का भी एक इफेक्ट है एक तरह से। तो इस पे बेसिकली गवर्नमेंट को जो है ओवरऑल सोचने की जरूरत है। एक सागर आइलैंड है जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है इसमें सुंदरबन में, जहाँ पे बेसिकली वो मकर संक्रांति का मेला भी लगता है, गंगा सागर मेला जो लगता है, तो उसमें भी डैमेज देखने को मिला है। पिछले साल भी हर साइक्लोन में इसमें भी डैमेज देखने को मिला था। तो ये सबसे बड़ा आइलैंड है और ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये हमें लिवलीहुड पॉइंट से भी सोचना पड़ेगा, जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हमें, कि कैसे हम साइक्लोन से, बाकी जो डिजास्टर है उससे कैसे उनको बचाया जा सके। तो not only western part but large part of Gosaba and Sandesh Khali block in the eastern part of delta remain underwater 3 days after the cyclone and high tide। तो ये प्रॉब्लम आप बेसिकली सी वाटर जो इंग्रेस कर जाता है तो लोगों को बेसिकली पानी निकलने का नहीं है, और आपको जो बेसिकली जो पानी घरों में घुस गया तो पानी पीने का पानी आपको नहीं मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्वेलिंग डिस्ट्रॉयड बट क्रॉप्स भी डैमेज हो गए आपके सी वाटर के कारण एंड कैनॉट बी कल्टिवेटेड, क्योंकि सी वाटर वहां पे अगर सैलिनिटी होगी तो जमीन जो है नमकीन जैसा हो गया, तो वहां पे आप कल्टीवेशन भी आगे कुछ सालों तक नहीं कर सकते हैं। इवन फिश इन द पॉन्ड्स डाई। तो ये इश्यूज है वहां के लोगों का बेसिकली सी वाटर इंक्रीज होने के कारण। और बहुत सारे आइलैंड जैसे हमने देखा डूब भी रहे हैं, धीरे धीरे सिंक हो रहे हैं पानी, समुद्र के पानी के कारण।
तो लैक ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स इश्यूरिंग डेल्टा विच बिकम एन हॉट स्पॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सपर्ट कमिटी सेटअप करे और वहाँ पे लोगों को हम वहाँ का देखे कि क्या वहाँ पर इकोलॉजी के हिसाब से क्या हमें स्टेप लेने की जरूरत है। स्पेशली सुंदरबन बेसिकली 18 ब्लॉक्स हैं, 13 लोकेटेड इन साउथ 24 परगना, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है वहाँ के। एक बेसिकली पहले भी सजेशन था कि इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो अभी तक वहाँ पर हुआ नहीं इम्प्लीमेंट। तो सुंदरबन ये तो आपने कुछ देखा जो साइक्लोन का इम्पैक्ट और जो डिवास्टेशन का डिजास्टर का कैसे इफेक्ट हो रहा है। इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड में जान लेते हैं सुंदरबन है क्या। तो एक वास्ट कंट्री जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव आपने सुना होगा इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में। तो मैंग्रोव्स यहाँ पे ज्यादा है फॉरेस्ट, ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में है और ये इंडिया बांग्लादेश दोनों में ये पाया जाता है। बेसिकली जो है ये जो बॉर्डर एरिया है, दोनों साइड में आपको सुंदरबन दिखेगा। ऑन द डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर, 3 रिवर जो यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है, इसलिए सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जो है ये सुंदरबन है आपका। तकरीबन 10,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 60% जो है वो बांग्लादेश में है, यानी 40% तकरीबन इंडिया में इसका पड़ता है। कंटेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं पर है सुंदरबन में। इंडियन सुंदरबन जो इंडिया का सुंदरबन है वो बेसिकली उसकी बाउंड्री अगर देखें तो ऑन द वेस्ट बाय द मरीगंगा रिवर और ऑन द ईस्ट में जो है रिवर हरिंगबागा और रैमंगल ये रिवर्स बेसिकली बाउंड्री की तरह से फॉर्म करती है इंडियन सुंदरबन जो डेल्टा है उसका। तो 40% जो डेल्टा है, बाकी जो रिवर्स है इकोसिस्टम में सप्तमुखी हो गया, थकुरन हो गया, मतला हो गया, गोसावा हो गया। तो ये सब बेसिकली रिवर्स इसलिए बता क्योंकि बहुत बार प्रीलिम से पूछा जाता है कौन सी बाउंड्री है रिवर की, कौन कौन से रिवर्स इकोलॉजी में इकोसिस्टम में फ्लो करते हैं। इसके अलावा ये जो बेसिकली काफी जैसे हमने कहा कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, रीजन है वर्ल्ड लेवल पर। इसको वर्ल्ड यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1987 में। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर हुआ है रामसर कन्वेंशन जनवरी 2019 में, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी ये डिक्लेयर्ड है आपका 1989 में। तो ये काफी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल पॉइंट से देखे तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है कंजर्वेशन के लिए। बहुत सारे फौना फ्लोरा मतलब कि बेसिकली बर्ड स्पेसीज जो एनिमल स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं अलग वैरायटी के, और ग्लोबली थ्रेटेंड स्पेसीज भी बहुत सारे यहाँ पर है जो कि इनका नंबर डिक्रीज कर रहा है डे बाय डे। थ्रेटेंड स्पेसीज है जैसे कि स्टोरिंग क्रोकोडाइल हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, वाटर मॉनिटर लिजार्ड हो गया, गैंगिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडी टर्टल्स। तो ये सब जो यहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसीज जो आपने देखा यहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय टाइगर्स। तो बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन जो यही है जहाँ पर कि टाइगर्स भी पाए जाते हैं मैंग्रोव्स में। तो मतलब इन्वायरमेंटली काफी इंपॉर्टेंट रीजन, इसको आपको स्टडी बेसिकली नोट रखना चाहिए क्योंकि अभी जो साइक्लोन्स आया इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मैप लोकेशन है, अगर मैप लोकेशन आपको आता है करने के लिए तो ये आप देख रहे हैं डेल्टा पूरा रीजन है। ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर जो रिवर्स आ रही है तो इसके कारण ये डेल्टा रीजन फॉर्म हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों के में ये एक्सपेंडेड है, दोनों में है ये आपका छोटे में देखे अगर हम तो ये बाउंड्री है आपका, ये सुंदरबन बंगाल के बांग्लादेश में है और ये इंडिया का पार्ट जो है। तो मैप लोकेशन आपको ध्यान रखना है, और बाकी जो हमने कहा नोट्स जो आपको जरूर आप नोट डाउन कर ले अपने कॉपी कलम में। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है जीओएम टू स्टडी रिलीफ ऑफ और कोविड मटेरियल्स, ये बेसिकली जो कल जैसा हमने देखा था, कल हमने कवर भी किया था न्यूज में कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी बेसिकली, तो उसमें जो है क्योंकि सहमति नहीं बन पाई कि कोविड रिलीफ मटेरियल्स जो है, कोविड इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल जो है उस पर जीएसटी वेवर किया जाए। कुछ स्टेट का था उसमें उन्होंने एजेंडा में रखा था कि भाई कुछ जो जीएसटी रिलेटेड जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, वैक्सीन है, उस पर जीएसटी कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन ड्रग्स हैं उस पर से जीएसटी हटाया जाए। तो इसको लेकर के कोई सहमति नहीं बनी, इसीलिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को एस्टेब्लिश किया जो कि इस प्रपोजल को एग्जामिन करेगा पूरा डिटेल में और रिपोर्ट अपना जो है 8 जून तक जीएसटी काउंसिल को सौंपेगा। इसके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, इसका कंपोजिशन क्या होगा, मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो है कोनार्ड शर्मा, इनको कन्वेनर बनाया गया है। 8 मेंबर होंगे इसमें, महाराष्ट्र गुजरात के भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर जो वहां पर है, और इनका एजेंडा क्या होगा ये सब भी है, ये उसी आर्टिकल का एक्सटेंशन है पेज 6 पे। तो ग्रुप्स, इसका टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब क्या ये काम होगा, एजेंडा क्या होगा इस कमिटी का, जीओएम का, इज सर्टनिंग द नीड फॉर टैक्स ब्रेक्स ऑन आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम
कोविड-19 ट्रीटमेंट जो ड्रग्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, पीपीई किट्स है, एन95 मास्क, सैनिटाइजर, इन सब पे ये बेसिकली स्टडी करेगी कि किसमें कितना रिलीफ देने की जीएसटी से जरूरत है और दिया जाना चाहिए। वैक्सीन अभी जो है बेसिकली 5% टैक्स लगता है और जीएसटी लेवी और बाकी आइटम्स पे तकरीबन 12 से 18% जीएसटी लगता है। तो इसको बेसिकली बहुत स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि आप इसको जीएसटी से हटाएं, रिलीफ दिया जाए, ओके, इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स है। तो देखते हैं इसका आगे रिपोर्ट का। जीएसटी काउंसिल क्या है? बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको हमने कल डिटेल में बताया था आपको नोट्स में कि क्या क्या उसमें होता है, कौन कौन मेंबर होते हैं बेसिकली, और कैसे उसमें वोटिंग होती है। तो बेसिकली थोड़ा मोटा मोटी बताया था। जीएसटी काउंसिल में मेंबर जो है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरमैन होती है। अभी जैसे चेयरमैन है निर्मला सीतारमण। उसके बाद वहां पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो भी मेंबर होते हैं, और बाकी जो स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर होते हैं। इसी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो ग्रुप है, इसी में से एक जो है म्यूचुअली चुन करके वाइस चेयरमैन होता है इस काउंसिल का। और जो डिसीजन होता है इसमें बेसिकली 3/4 वोट से कोई भी डिसीजन अगर होगा, वोटिंग होगी, तो उसमें 3/4 मेजोरिटी से उसको पास होना होगा। तो ये बेसिकली वोटिंग पैटर्न है और ये पोजीशन है। डिटेल जो आप कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसको आप फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, रिकॉल ऑफ चीफ सेक्रेटरी अनप्रेसिडेंटेड। ये बेसिकली जो है कल गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली डीओपीटी ने, कि उन्होंने डायरेक्ट किया था वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी जो है अल्पन बंदोपाध्याय कि आप रिपोर्ट करें। एक सेंट्रल डेपुटेशन को उनको कॉल किया गया था रिलीव करके, वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी से आप रिलीव हुए और सेंट्रल डेपुटेशन उनको अटैच किया गया था एक तरह से। तो यहाँ पे कहा था कि आप रिपोर्ट करें नॉर्थ ब्लॉक यानी कि दिल्ली में बाय 10 AM ऑन May 31, जो वर्किंग डे है आपका, उस पर आपको रिपोर्ट करना होगा। ये बेसिकली ऑर्डर निकाला गया था डीओपीटी, ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया था। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट क्या है? बेसिकली जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होता है, ये कैबिनेट एक तरह से कमेटी है कैबिनेट की। ये इसमें 2 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, होम मिनिस्टर जो है उसके दूसरे मेंबर है। तो ये 2 मेंबर कमेटी है जो बेसिकली मेजर जो अपॉइंटमेंट्स होता है आप देखते होंगे, चाहे सीबीआई डायरेक्टर का भी हमने देखा, जो भी अपॉइंटमेंट जो होता है गवर्नमेंट में हायर लेवल पोस्ट पे, जॉइंट सेक्रेटरी अबव लेवल पोस्ट है, वो बेसिकली यही डिसाइड करती है बेसिकली। तो इन्होंने इनके अप्रूवल से ये ऑर्डर निकला था, डीओपीटी ने कल ऑर्डर निकाला। ये जो इसमें रूल कोड किया गया है अंडर रूल 6I ऑफ IS कैडर रूल, इस रूल के अंदर इन्होंने कहा कि हम ये ऑर्डर निकाल रहे हैं। ये रूल क्या है? बेसिकली इट सेज दैट कैडर ऑफिसर आईएएस में आप देखते होंगे, आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर जो है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इसमें या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनमें एक कैडर आपको एलोकेट होता है। कैडर मतलब आपको स्टेट बेसिकली एक कैडर एलोकेट होता है आफ्टर आपका जो रिजल्ट आता है, फिर होता है उसके रैंकिंग के बेसिस पर आपको एक कैडर मिलता है। जैसे इनका कैडर हो गया वेस्ट बंगाल। तो इसमें क्या है बेसिकली रूल में कि कैडर ऑफिसर में विद कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बी डेपुटेड फॉर सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डेपुटेशन का एक होती है, एक आपको एक फैसिलिटी मिलती है बेसिकली आईएएस आईपीएस आईएफएस में, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर के कि डेपुटेशन में कुछ समय आप काम कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली अगर कोई गवर्नमेंट चाहे, ऑफिसर चाहे, तो स्टेट गवर्नमेंट से उनको कंकरेंस लेना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का एनओसी बेसिकली चाहिए होगा कि ठीक है हम आपको छोड़ते हैं क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अनुमति चाहिए होगा जो आपको रिकॉल कर रही है, मतलब बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन और जो आपको भेज रही है, तो आप डेपुटेशन के लिए जा सकते हैं। ये रूल बेसिकली है। इट हाउएवर एड्स, इस रूल में और भी क्या है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है मैटर में सेंटर स्टेट के बीच में, तो शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर 2-3 गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, कंसर्न शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर दोनों में कोई डिसएग्रीमेंट होता है, मन माली दोनों में मेल मिलाप नहीं होता, दोनों का अलग अलग वक्तव्य है इस पे, तो उसमें जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसाइड करेगी उस मैटर को, स्टेट गवर्नमेंट जो है जो भी उस केस में वो उसको मैटर को फॉलो करेगी, उस डिसीजन को फॉलो करेगी। ये मोटा मोटी इस रूल है। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन जैसे कि हमने देखा कि सेंटर को दिया गया है कि क्योंकि अगर दोनों में अगर समन्वय नहीं बैठता, डिसएग्रीमेंट होता है, तो सेंटर का डिसीजन प्रिवेल करेगा। तो हीज और कंकरेंस इज रिक्वायर्ड। लेकिन जो बेसिकली प्रैक्टिस अभी तक क्या है कि बेसिकली जैसे हम यहाँ पे देखा रूल में कि कैडर ऑफिसर जो ऑफिसर जो है जिसको डेपुटेशन में जाना है, वो बेसिकली इनिशिएट करता है, उसका कंकरेंस होता है कि भाई मुझे सेंट्रल डेपुटेशन में जाना है, तभी जो है डेपुटेशन की प्रक्रिया आगे प्रारंभ होती है, उनका कंकरेंस लिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर जो है डीओपीटी में, वो बेसिकली नॉमिनेशन इनवाइट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई कौन कौन आपके यहाँ ऑफिसर जो है जो सेंट्रल डेपुटेशन में आना चाहते हैं। उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी जो है देखी जाती है कि वो एलिजिबल है कि नहीं जिस पोस्ट के लिए, मान लीजिए एडिशनल सेक्रेटरी या फिर किसी स्पेशल सेक्रेटरी का पोस्ट है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट है, तो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर होता है, ऑफर लिस्ट, और उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट को पूछ करके उनको जो है अपॉइंट किया जाता है, और ऑफिसर से पूछ करके।
तो ये मोटा मोटी प्रक्रिया है। अभी जो बेसिकली क्या किया है, जो कहा है अनप्रेसिडेंटेड है बट ऑल्सो विंडिक्टिव। अनप्रेसिडेंटेड है मतलब कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप जो बेसिकली एक चीफ सेक्रेटरी जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफिसर है स्टेट में, उसको आप बिना उसके परमिशन के आप जो है सेंट्रल डेपुटेशन में अटैच कर रहे हैं, उसको वहां से हटा रहे हैं। अगेंस्ट हिज और ओन विल के अगेंस्ट नहीं होता जनरली डिपुटेशन जो होता है, ऑफिसर चाहे तभी डिपुटेशन दिया जाना चाहिए। पहले भी हमने देखा था बंगाल में पिछले साल ही दिसंबर 2020 में कि होम मिनिस्ट्री ने, जो कि आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उन्होंने 3 आईपीएस ऑफिसर को कहा था कि आप जो है आप जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री में अटैच किया था उनको, लेकिन स्टेट ने गवर्नमेंट ने उनको रिलीव नहीं किया, तो इसीलिए वो ऑर्डर जो है नल एंड वाइड हो गया। बेसिकली उनको रिलीव नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी चीजें हैं। इसमें और व्हाट इफ द ऑफिसर रिफ्यूजेस टू कंप्लाई, अगर रिफ्यूज कर देते हैं कंप्लाई करने से तो क्या हो सकता है। तो रूल्स जो है क्लियर नहीं है ऑन द पनिशमेंट, क्योंकि बट रूल 7 सेज टू द अथॉरिटी टू इंश्योर प्रोसीडिंग्स एंड इम्पोज पेनल्टी विल बी द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो इनिशिएट करेगा बेसिकली प्रोसीडिंग्स या पेनल्टी के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट होगा, वाइल ही और सी जब तक वो स्टेट के साथ काम कर रहे हैं। तो इनके केस में क्या पेक्युलरिटी है कि ये मई 31 को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इनको एक्सटेंशन मिल चुका है एंड नॉट अ डेपुटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर कैन राइट टू सेंटर टू रिकंसिडर डिसीजन। तो चल चीफ मिनिस्टर ने कहा भी था कि आप इस डिसीजन को रिकंसिडर कीजिए, और ये बेसिकली ये रूल है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको रिलीव करती है तभी वो सेंट्रल डेपुटेशन में जा सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है इस केस में। तो ये मोटा मोटी कैडर रूल्स हैं, आईएएस कैडर रूल्स, जो आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट जो है, कल गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की, बेसिकली 10 लाख कॉर्पस फंड फॉर एवरी चाइल्ड ऑर्फन बाय कोविड-19। तो पीएम केयर्स के अंदर में गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम अनाउंस किया, स्पेशल स्कीम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ये स्कीम का नाम है। ये किसके लिए? ऑल दोज ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19 जिसके पेरेंट्स चले गए, मान लीजिए डेथ हो गई, उनके बच्चों के लिए। इसमें बेसिकली क्या है, कॉर्पस ऑफ 10 लाख फॉर ईच चाइल्ड टिल ही और सी रीचेज एज ऑफ 18 साल। 18 साल तक जब तक वो पहुंचते नहीं है तब तक 10 लाख का कॉर्पस उनके लिए रखा गया है। ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा जिनके के दोनों पेरेंट्स जा चुके हैं, या फिर जो एक ही किसी के पेरेंट बचे थे वो भी कोविड में उनकी डेथ हो गई, या लीगल गार्जियन या अडॉप्टिव पेरेंट्स जो भी है, बेसिकली उनका सपोर्ट कोई नहीं है एक तरह से गार्जियन। अभी तक जो वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिशन ने कहा है कि तकरीबन 577 ऐसे केसेस ऑर्फन चाइल्ड के आइडेंटिफाई हुए अक्रॉस द कंट्री। स्कीम में क्या है ये आप थोड़ा जान लें। चाइल्ड जो है, जब बच्चा जो 18 साल का हो जाएगा, ही या सी विल ड्रॉ मंथली स्टाइपेंड उसको मिलेगा ये 10 लाख के कॉर्पस से, जो उस समय होगा बेसिकली जो स्टाइपेंड मिलेगा उनको 23 साल की उम्र में होने के बाद उनको पूरा ये 10 लाख का अमाउंट मिल जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट विल ऑल्सो असिस्ट सच चिल्ड्रन विद स्कूल एजुकेशन, के लिए उसको असिस्ट करेगी। स्कूल एजुकेशन अभी उनको चाहिए होगा, मान लीजिए जब तक कि वो स्कूल पढ़ाई जो है उनके लिए असिस्ट करेगी गवर्नमेंट। कैसे? तो एडमिशन उनको दिया जाएगा नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय में या एक प्राइवेट स्कूल में एज डे स्कॉलर, रेगुलर जो आप जाते आते हैं डे स्कॉलर, रेसिडेंशियल स्कूल नहीं होगा, उसको उस तरह से आपको बेसिकली गवर्नमेंट एडमिशन दिलाएगी। अगर प्राइवेट स्कूल में आपको एडमिशन मिलता है तो आपका फीस जो है पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में बेसिकली रूल्स जो है फीस का उसके हिसाब से। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड से आपका बाकी एक्सपेंसेस है, जैसे कि यूनिफॉर्म का, टेक्स्ट बुक का, नोटबुक का, वो भी जो है पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा एजुकेशन का। जो बच्चे 11 से 18 साल की उम्र में है इस समय, विल हैव द ऑप्शन टू स्टडी इन रेसिडेंशियल स्कूल, या फिर रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया या नवोदय विद्यालय हो गया। रेसिडेंशियल स्कूल क्या होता है, बेसिकली यहीं पे अंदर में ही हॉस्टल होता है उनका कैंपस में ही, और सारे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं और क्लासेज होती हैं हॉस्टल में रहते हैं, मतलब बाहर के बच्चे आके पढ़ने का नहीं है इसमें। तो इनके पास ऑप्शन होगा। ऑल्सो भी सपोर्टेड मेरे हाई एजुकेशन में सपोर्ट मिलेगा थ्रू आइदर स्कॉलरशिप दिया जाएगा और या फिर एजुकेशनल लोन उनको दिया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट जो है पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा उसका इंटरेस्ट। ऑल चिल्ड्रन विल बी इनरोल एज ए बेनिफिशियरी। उसके अलावा जो जितने बच्चे हैं उनको आयुष्मान भारत स्कीम में एज ए हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा 5 लाख का, और प्रीमियम जो इसका देना होता है बेसिकली अभी वो पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा जब तक बच्चे 18 साल के नहीं होते हैं, उसके बाद उनको खुद देना होगा। और मेजर्स टू हेल्प फैमिलीज हु हैव लॉस्ट सोल अर्निंग मेंबर, जो फैमिली का अर्निंग मेंबर जो था वो भी अगर चला गया है तो उसमें भी इसमें हेल्प दिया गया है गवर्नमेंट ने। इसमें क्या हेल्प है कि पेंशन स्कीम जो है एसिक के अंदर में इज बीइंग एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एप्लीकेबल जो है मार्च 2020 से 22 तक पेंशन स्कीम जो है इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस बेनिफिट जो है एम्प्लॉय को मिलता है अंडर एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ये जो ईपीएफओ के अंदर होता है आपका, विल ऑल्सो बी अवेलेबल।
तो ये इसका डिटेल अभी तक नहीं आया क्या है बेसिकली। तो ये बेसिकली नई स्कीम जो है चिल्ड्रन को लेकर के, तो चाइल्ड वेलफेयर में आप जो है अगर आता है पेंडेमिक का इफेक्ट कैसे पड़ा है, तो वो चीज़ है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ने क्या किया है चाइल्ड वेलफेयर के लिए, जो स्पेशली जो लोग बच्चे जो है पेंडेमिक से हिट हुए हैं। तो आपको ओवरऑल कंसेप्ट देखना होगा, पेंडेमिक से एजुकेशन भी कुछ बच्चों का इम्पैक्ट हुआ है, कुछ ऑर्फेनेज हो गया उनका केस है, इन सारी चीज़ों को मिला के आपको एक आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है 13 मोर कलेक्टर्स कैन ग्रांट सिटीजनशिप, ये बेसिकली होम मिनिस्ट्री ने इंपावर किया 13 और कलेक्टर्स को सिटीजनशिप देने के लिए, ग्रांट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट टू एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इन 3 स्टेट से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है, बताया गया है, उनके जो एप्लीकेंट है उनको सिटीजनशिप देने का अधिकार, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, तो वो बहुत बार डेलीगेट करती है। तो इस समय उन्होंने 13 कलेक्टर को और इसका अथॉरिटी दिया है कि आप सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उनको दे। पहले भी 16-18 में ऑर्डर ऐसे आए हैं, और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से अभी तक ये इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसका अभी तक रूल जो है इफेक्ट में नहीं आया है, तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज ना हो, ये इससे रिलेटेड नहीं है। सीए एक्ट जो था बेसिकली इसमें भी था कि आपको जो 6 अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज है जो 31 दिसंबर 2014 तक आए थे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन अभी जो ये है आपका नोटिफिकेशन है, इसमें क्या है, बेनिफिट लीगल माइग्रेंट, जो लीगली माइग्रेंट्स है, जो पासपोर्ट वीजा के साथ आए हैं, फ्रॉम हिंदू, सिक्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, 6 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गई, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ से अगर आई है, ऑलरेडी अप्लाइड, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए अंडर रूल सेक्शन 5 और सेक्शन 6, 2 सेक्शन है सिटीजनशिप के, अलग अलग सेक्शन है, इसका हमारा अलग से वीडियो भी है सिटीजनशिप पे, उसको आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी में। तो सीए अभी तक इसमें सीए का यहाँ पे रोल नहीं है, सीए एक्ट का। सीए एक्ट अगर होता तो क्या होता, आपको जो बेसिकली अभी क्या रूल है कि एप्लीकेंट्स जो है उसको 11 साल का आपको यहाँ पे रहना होगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू एग्रीगेट स्टे, यहाँ पे आप रहे हैं तभी आपको सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे। सीए एक्ट ने क्या किया, उसको घटा दिया, बेसिकली 11 साल के बदले 5 साल कर दिया था कि 5 साल भी अगर आप रहे हैं तो आप इन कम्युनिटीज के लिए, और इन 3 कंट्री से अगर आए हैं तो उसमें आपको 5 साल भी अगर आप रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये सीए का बेनिफिट था, बेनिफिट है, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रूल अभी इफेक्ट में नहीं आया है, रूल्स अभी फ्रेम होना बाकी है। तो बट मैनी हैव रिसाइडिंग इंडिया, तो अभी तक ये जो इस केस में क्या है कि बहुत सारे लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, आप 20 साल या उससे ज़्यादा तक रह रहे हैं लॉन्ग टर्म वीजा पे। लॉन्ग टर्म वीजा इज परकसर ऑफ टू सिटीजनशिप, तो ये बेसिकली है लॉन्ग, तो 20 साल से ऑलरेडी रह रहे हैं तो 11 साल की आपका एलिजिबिलिटी है, तो उनको सिटीजनशिप दिया जा सकता है। ये बेसिकली इस जो जनरल रूल है उसी के अंदर दिया जा रहा है। एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है अभी तक, वही जो इसके अंदर में है, माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉर 3 कंट्री, 3 देशों से, वो इंटर्ड इंडिया बिफोर December 31, 2009 may not choose to provide a copy of their passports, but they have to provide the date of visa and may upload via home। ये फिजिकल पासपोर्ट जरूरत नहीं है, आप जो है वीजा या वीजा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट जो आपको मिल सकता है आफ्टर वेरिफिकेशन, जो एजेंसीज वेरीफाई करेगी, पुलिस एजेंसीज की आपका सारा कुछ, उसके बाद आपको ये सिटीजनशिप मिल सकता है, दिया जा सकता है। सिटीजनशिप जैसा हम जानते हैं सेंट्रल सब्जेक्ट है, और होम मिनिस्ट्री इसको बेसिकली देखती है और बीच बीच में डेलीगेट करती है पावर स्टेट्स को, जैसे अभी इन्होंने डेलीगेट किया है कि सर्टिफिकेट आप दें। इंडियन सिटीजनशिप जो है 8 ग्राउंड्स पे है, ये डिटेल आपने पढ़ा होगा शायद, ये नहीं पढ़ा आपने तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकता है, पर्सन मैरिड टू इंडियन जो है उसको मिल सकता है, माइनर चाइल्ड जिनके दोनों पेरेंट्स रजिस्टर्ड हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज आइदर पेरेंट्स और सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो ले सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड एट एन इंडियन कंसुलेट। इंडियन कंसुलेट में आप रजिस्टर करा के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो भी सिटीजनशिप नागरिकता भारत की ले सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया को क्यों दिया गया इन कलेक्टर को, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है बेसिकली पॉपुलेशन ऑफ सच माइग्रेंट्स आर कंसंट्रेटेड, यहाँ पे ज्यादा ये पॉपुलेशन है ऐसे माइग्रेंट्स की, इसीलिए इनको पावर अथॉरिटी गवर्नमेंट ने दिया है इन कलेक्टर्स को। ठीक है, ये बेसिकली है सिटीजनशिप को लेकर के। सीए अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका हमारा वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, और सिटीजनशिप मेथड भी क्या है, क्या क्या कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, क्या क्या रूल है रजिस्ट्रेशन का, और कैसे सिटीजनशिप आपकी जा सकती है, इन सबको हमने जो अलग से वीडियो में कवर किया जिसको आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट बर्ड स्पेसीज इन वेस्टर्न हिमालय, तो ये वेस्टर्न हिमालय उत्तराखंड का एरिया जो बेसिकली वहाँ पे देखा गया है कि बर्ड स्पेसीज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। 6
वहाँ पे अलग अलग लैंड यूज है, जैसे ये नेचुरल ओक डोमिनेटेड फॉरेस्ट एंड मॉडिफाइड फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो डाइवर्सिटी जो बेसिकली कम हो रही बर्ड्स की, तो जो पाए जाते हैं अभी तक बेसिकली यहाँ पर इन जनरल सच एज रिफ्यूज बेलिड वुडपिकर, येलो पेन रूफस, सिबिया, व्हाइट फ्रॉन्ड, ये सब बर्ड्स यहाँ पर इन जनरल पाए जाती हैं, जिनका अभी देखा जा रहा है कि कम हो गए हैं। तो जैसा कि आपने शायद इन्वायरमेंट में पढ़ा भी होगा कि कुछ स्पेसीज जो है, वहाँ की नेटिव स्पेसीज जो है, वो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करने में, बर्ड कह सकते हैं आप, पॉपुलेशन इंक्रीज करने, स्पेसीज रिचनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे वुड पेकर जो वहाँ पे पाया जाता है, तो इनका नंबर देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी कितनी अच्छी है। अगर इनका नंबर अच्छा होगा तो इसका मतलब वहाँ बायोडाइवर्सिटी जो है अच्छी है, वहाँ पे रिचनेस जो है स्पीसीज का अच्छा है। तो ये इंडिकेटर स्पेसीज कहा जाता है इनको, जो जो कि मतलब आप एक स्पेसीज को देख करके ही उस एरिया का, उस फॉरेस्ट का जो है आप अनुमान लगा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का। तो इंडिकेटर स्पेसीज हो गया। तो ऐसा क्यों है वुड पेकर स्पेसीज का? क्योंकि ये जो बेसिकली वुड पेकर जो क्या ट्री में जो है चोंच से मार करके यहाँ पे छेद कर देती है, वुड बेसिकली कैविटी बना देती है, जो कि बाकी बर्ड्स जिसको यूज करती है अपना घोंसला बनाने में यूज करती है। तो ये इसलिए कि आपको घर मिल गया रहने के लिए बहुत सारे बर्ड्स को, तो उसको हेल्प करता है वहाँ पे बर्ड्स का पॉपुलेशन इंक्रीज करने में। रीजन हाउ वुड पेकर्स इनहेंस द डाइवर्सिटी, तो ये आपका रीजन हो गया कैसे वो डाइवर्सिटी जो है, एक बर्ड जो है डाइवर्सिटी उस एरिया में, पूरे एरिया में इंक्रीज कर रही है, बाकी बर्ड्स को भी ला रही है, वहाँ के पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रही है। तो ये एक तरह से इंडिकेटर स्पेसीज और कह सकते हैं आप यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो इंक्रीज करती है, ये आपने शायद इन्वायरमेंट में पढ़ा भी होगा। उसी तरह एक और स्पेसीज का बताया गया इन्होंने, सो ग्रेट पोटेंशियल इंडिकेटर फॉरेस्ट, ये है आपका रूफस बेली वुडपेकर और ग्रेट येलो पेन जो हमने यहाँ बताया था। तो ये सब स्पेसीज ज़्यादातर यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन अब स्पेसीज कम क्यों हो रही है, बर्ड स्पेसीज कम क्यों हो रही है? तो उसका कारण ये है, आपका रीजन यहाँ बताया गया है, या ये तो टूरिज्म बढ़ गया है और अदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, उसके अलावा रैपिड इन्वेजन ऑफ नॉन नेटिव स्पेसीज, ये बहुत बड़ा कारण आप देखेंगे कहीं भी, किसी भी आपका अगर आप क्वेश्चन आता है आपका कुछ, किसी एरिया में बायोडाइवर्सिटी कम क्यों हो गया है या फिर क्या रीजंस है, तो उसमें एक बड़ा कारण ये हो सकता है, बहुत चांसेस है नॉन नेटिव स्पेसीज, मतलब कि जो स्पेसीज उस एरिया की नहीं है, मतलब उस एरिया में ज़्यादातर नहीं पाई जाती है, वो किसी और जैसे अर्बन एरिया में पाई जाती है, किसी दूसरे फॉरेस्ट में पाई जाती है नेचुरली, तो वो यहाँ पे आ गई। और उनके आने से क्या होता है, बेसिकली एक क्लैश एक तरह से हो सकता है कि बाहर वाला और अंदर वाला जो क्लैश हो गया, उसके कारण जो लोकल स्पेसीज है उनका इन्वायरमेंट खराब होता है, वो बेसिकली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगता है। जो वहाँ की लोकल स्पेसीज है वो धीरे धीरे उनका नंबर जो है कम होने लगता है। जैसे यहाँ पर दिखा गया पीजन और ब्लैक काइट्स, ये ज़्यादा पाए जाने लगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इंक्रीजिंग कंक्रीट्स अर्बन गेथोस, तो अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो स्पीसीज हैं पीजन और ब्लैक काइट्स, ये ज़्यादातर अर्बन गेथोस भी इस एनवायरनमेंट में ही पाई जाती है। तो ये एनवायरनमेंट यहाँ चेंज होने के कारण ये स्पीसीज आ गई हैं, और इन नॉन नेटिव स्पीसीज के कारण जो यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है, जो ओरिजिनली यहाँ रहती हैं, उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, और इनके कम होने से दूसरे स्पेसीज का भी पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो ये पूरा चेन रिएक्शन एक तरह से आप कर सकते हैं। तो हमें जो इन्वायरमेंट को पूरी तरह से होली जो है देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये अब एक बड़ा कारण है, बहुत सारे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में इनका एक बड़ा कारण होता है नॉन नेटिव स्पीसीज का। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, सेंटर व्हाट्सएप टसल ओवर न्यू आईटी रूल, तो ये हमने नया आईटी रूल का हमने ऑलरेडी कवर किया है। नया आईटी रूल क्या है जैसे, तो ये बेसिकली जो है इसमें व्हाट्सएप को लेकर के, व्हाट्सएप जो है दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर किया है। नया जो रूल है, जो सेंटर का नया रूल जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, इस रूल को चैलेंज करते हुए, इसमें बेसिकली एक इंपॉर्टेंट जो मेन जो एक रूल है जिसको इन्होंने चैलेंज किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो जो भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं, जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो है, उनको जो है अगर गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, जुडिशियल ऑर्डर होता है, तो आपको जो किसी भी इन्फॉर्मेशन का, मान लीजिए XYZ को इन्फॉर्मेशन है, पोस्ट है, उसका पहला ऑरिजिनेटर, मतलब वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था, उसको आपको ट्रेस करके बताना होगा गवर्नमेंट को। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंडिपेंडेंस क्या है? सिग्निफिकेंट मतलब उनका 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर होने चाहिए, तो वो सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनके लिए अलग से ये रूल दिया गया है। तो अब अपोज क्यों कर रहा है, वाई व्हाट्सएप अपोज टू ट्रेसेबिलिटी? पहला तो उन्होंने कहा कि हमारा मैसेज जो है इन टू एनक्रिप्टेड है, मतलब कि जो बात कर रहा है, जिसको मैसेज भेजा, वही दोनों उस चीज को पढ़ सकता है, दूसरा कोई भी उसमें नहीं पढ़ सकता, इवन व्हाट्सएप उसको नहीं पढ़ सकता है।
ये इनका इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, डेवलप किया गया है, ये ओपन विस्पर सिस्टम ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, इनका कहना है कि अगर हम ट्रेस करना चाहेंगे तो हमें जो गारंटी या इंक्रिप्शन जो है प्रोवाइड करते हैं, जो गारंटी करते हैं लोगों को, वो हमको तोड़ना पड़ेगा। और टू ट्रेस इवन वन मैसेज, एक मैसेज को ट्रेस करने के लिए हमें ऑब्वियसली बात है सारे जो है ट्रेस एवरी मैसेज हमें उसको ट्रेस करने होंगे, तभी हम जाके मैसेज के सोर्स तक पहुंच पाएंगे। तो ये पहला इन्होंने कहा कि इंक्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा। ट्रेस चैट्स इज इक्वल टू आस्किंग अस टू कीप ए फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेजेस। तो हमें ऑब्वियस सी बात उसका हमें जो है सारे मैसेजेस का एक स्टोर रखना पड़ेगा, बैकअप रखना पड़ेगा। और ये अंडरमाइन द पीपल्स राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी को हैम्पर करता है लोगों का, क्योंकि हम उसको मैसेज को सुन सकते हैं, हम उसको स्टोर हम कर रहे हैं। ये बेसिकली करना है। वायलेट्स ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, क्योंकि इनोसेंट पीपल कुड गेट कॉट अप इन इन्वेस्टिगेशन इवन टू गो टू जेल। तो ये आपका कहना है कि हो सकता है इनोसेंट पीपल ने जिन्होंने मैसेज को सिर्फ ऐसे ही देख करके फॉरवर्ड कर दिया, वो भी हो सकता है इसमें फंस जाए। तो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, ये व्हाट्सएप का कहना है बेसिकली, उनके ब्लॉग में उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रेसेबिलिटी इफेक्टिव भी नहीं है, एक तरह से सही नहीं है, मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने जिससे पहले बार उसको पोस्ट किया हो, मान लीजिए जो ओरिजिनेटर है, हो सकता है सिंपली उसने कुछ इमेज को डाउनलोड कर दिया हो और उसके बाद शेयर किया हो, तो उस समय भी आप कहेंगे कि उसने जो है ओरिजिनल मैसेज को फॉरवर्ड किया, मैसेज उसी ने स्टार्ट किया, जबकि वैसा नहीं है। उसने तो बेसिकली हो सकता है व्हाट्सएप से ही डाउनलोड किया हो मैसेज को, या कहीं और से डाउनलोड किया हो और फॉरवर्ड किया हो, यानी ओरिजिनेटर जो हो सकता है कोई और ही हो। तो ये हो सकता है मतलब हम ट्रेस तो कर दे ओरिजिनेटर को, लेकिन सही वो ओरिजिनेटर नहीं होगा। इसके अलावा किसी हो सकता है स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद भेजा हो, या आर्टिकल ऑन व्हाट्सएप को दैट समवन ईमेल यू को, ईमेल को आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो ये बेसिकली ओरिजिनेटर आप आइडेंटिफाई भी अगर कर लेंगे तो हो सकता है कि वो सही में उस मैसेज का ओरिजिनेटर सूत्रधार ना हो। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं। उसके अलावा इनका ट्रेसेबिलिटी के बिना भी जो है हम रिस्पॉन्ड करते हैं वैलिड रिक्वेस्ट को, मिनिस्ट्री का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं है कोऑपरेट नहीं करते हैं। कंसिस्टेंटली हम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से हमें रिक्वेस्ट आता है, जिसको हमने रिवॉल्व भी किया है, और रिक्वेस्ट हेल्प, और उसने हेल्प भी किया है सॉल्व क्राइम्स एंड ब्रिंग पीपल टू जस्टिस। तो ये बेसिकली इन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया है व्हाट्सएप ने। What, for example, are types of information shared by WhatsApp under legal process? तो यूएस में जो बेसिकली क्या है, अंडर डिफरेंट रिक्वायरमेंट लॉ, व्हाट्सएप को देना पड़ सकता है शेयर द नेम, स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, लास्ट सीन डेट, आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इनको देना पड़ सकता है यूएसए में। अब बात करते हैं हमारी जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या कहती है इसको, कैसे उन्होंने रेस्पॉन्ड किया इसको। तो उनका जो कहना है, 2 लीगल पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रेसेबिलिटी। पहला उन्होंने 2 लीगल पॉइंट इलैबोरेट किया। पहला, reasonable restrictions or the condition that could trigger a traceability order रिलीज से नो फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा बेसिकली कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स हो, जैसे कि हम जानते हैं फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा, तो एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू प्रिवेसी भी जो एब्सोल्यूट नहीं, मतलब कि सब में जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है किसी केसेज में। तो ये ऑर्डर जो है बेसिकली जो गवर्नमेंट अगर करेगी, देगी व्हाट्सएप को कि आप ट्रेस कीजिए किसी ओरिजिन को, वो किस लिए होगा? पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस को बेसिकली रिलेटेड होगा वो, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अदरवाइज कुछ ऑर्डर दे सकती है। और उसका रीजन भी उन्होंने बताया कि किस बेसिस पर हम जो है वो ऑर्डर जारी करेंगे, किस ऑफेंस के बेसिस पर। तो अगर कोई सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर करता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और इन रिलेशन विद रेप, सेक्सुअलिटी, एक्सप्लिसिट मटेरियल, चाइल्ड एब्यूज मटेरियल, सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, इन केसेज में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर इशू करेगी, सिर्फ इन केसेज में। और वो किसी ऑफेंस से रिलेटेड होगा, और उसको रोकने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पनिश करने के लिए किसी भी स्टेज में गवर्नमेंट इसको ऑर्डर इशू करेगी। तो राइट टू प्रिवेसी का आप हवाला मत दे, कोई भी राइट जो एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर राइट्स के साथ है। दूसरा जो आर्गुमेंट है मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो है कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है बेसिकली, कि क्या हम इसी चीज को, कोई भी स्टेप को, कोई भी ऑर्डर को, कोई भी रूल को हम लेस इंट्रूसिव वे में, मतलब कि और दूसरे मेथड्स अल्टरनेटिव के साथ कर सकते हैं क्या, ताकि उससे ज्यादा हैम्पर नहीं हो इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट। ये होता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये हमें देखना है कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव हम ढूंढे, कोई दूसरा सजेशन, तो दूसरा रास्ता ढूंढे जिससे कि हम ज्यादा हानि नहीं पहुंचाए फंडामेंटल राइट्स को। तो लेस्ट इफेक्टिव मेजर अवेलेबल है कि नहीं है। ट्रेसेबिलिटी मेजर्स विल बी मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा ऑलरेडी हमने इसको लास्ट रिजॉर्ट रखा है, ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग में यही करेंगे, ये हमारा भी लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि हम भी जानते हैं इससे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली राइट टू प्रिवेसी की तरह से हैम्पर हो रहा है, तो हम उसको लास्ट रिजॉर्ट रखेंगे।
तो नो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया शैल बी राइट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फर्स्ट ओरिजिनेटर और एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स अदर यूजर। तो ये सब मिनिस्ट्री ने कहा कि हम ये सब नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ जो मांगेंगे अदरवाइज जो है जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए फर्स्ट ओरिजिनेटर का, बाकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। तो हम इंट्रूजन नहीं करें, हमारा ऑलरेडी जो हम इसको आखिरी रास्ता के तौर पर रखा है हमने। तो ये सब बेसिकली है। This approach puts citizen and society at risk by severely eroding the company's ability to identify and respond to the most harmful legal content. Tech companies should include mechanism in the design of the encrypted products and services. ये बेसिकली जो है बाकी जो मिनिस्ट्रीज ने गवर्नमेंट ने जो उनका रूल्स है वो कहता है ये चीज़ कि आपको जो ये सब चीज़ें इंक्रिप्शन ठीक है, लेकिन आपको जो बेसिकली मैकेनिज्म कुछ रखना होगा जाके इंक्रिप्टेड मैसेज में हम कोई क्राइम नहीं करें इसको देखते हुए। ये पूरा आईटी रूल का एक तरह से व्हाट्सएप का क्या कहना है और मिनिस्ट्री का क्या कहना है इसको आप समझ सकते हैं। आईटी रूल डिटेल में क्या है उसका हमने अलग से वीडियो है जिसको कि आप देख सकते हैं। उसमें हमने सोशल मीडिया में क्या रूल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या रूल है और न्यूज ऑनलाइन न्यूज मीडिया के लिए क्या रूल बनाया गया है उस सबको हमने डिटेल में बताया है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है सीरो सर्वे लर्निंग, तो सीरो सर्वे जो अभी तक किया गया था उसका बारे में कुछ उन्होंने बताया है। तो इंडिया में तकरीबन 3 नेशनल वाइड सर्वे, कंट्री वाइड सर्वे आईसीएमआर ने किए थे। तीसरा जो लास्ट हुआ था आपका दिसंबर 17 से जनवरी 8 में हुआ था। तो सीरो सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं पार्टिसिपेंट से और उनका एंटीबॉडी चेक होता है एंटीबॉडीज के लिए। तो कि क्या उन्होंने पास्ट में एक्सपोजर हुआ है कोरोना से कि नहीं हुआ है। तो फ्रॉम 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन जनरली देखा जाता है 10 दिन इन्फेक्शन 10 दिन बाद तक एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी ग्रो बढ़ जाती है, बन जाती है लोगों में और 5 से 6 महीने बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पे जिसमें बेसिकली क्या होता है सीरो सर्वे में हीमोग्लोबिन जी इस एंटीबॉडीज को जनरली ये देखते हैं, मेजर करते हैं। तो अनसर्टेनिटी, लेकिन अभी तक अनसर्टेनिटी है कि क्लियर कट नहीं है कि कितने हाउ लॉन्ग दीज एंटीबॉडी एक्चुअली लास्ट। कहा जाता है 5 से 6 महीने, लेकिन हो सकता है कम भी देर रुके। तो सीरो सर्वे क्या बेसिकली क्रूड मेजर ऑफ व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लाइकली टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेकंड इन्फेक्शन, दिस कैन बी यूज्ड बाय प्लानर्स टू डिसाइड। तो ये बेसिकली देखने के लिए कि सेकंड इन्फेक्शन अगर आता है तो कितने लोग जो है इस तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी है तो हो सकता है उनको इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा फ्यूचर हेल्थ पॉलिसी कैपेसिटी और ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी के लिए भी ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि भाई इतना तो हमारा ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं लोग, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है तो हम इकोनॉमी को खोल सकते हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन को हम खोल सकते हैं। इतना सीरो सर्वे हुआ है तो 3 नेशनल सीरो सर्वे हुए हैं और बेसिकली जो है कुछ स्टेट वाइड सीरो सर्वे भी हुआ है अलग अलग, जिनमें अलग अलग सिटी स्पेसिफिक भी हुए थे, जैसे पुणे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ने भी अपना अपना सीरो सर्वे कराया था। तो क्या आईसीएमआर ने कहा कि हम आगे सीरो सर्वे कंडक्ट नहीं करेंगे अभी, फोर्थ सीरो सर्वे, क्यों? तो क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेन का कहना है कि एंटीबॉडी डेटा ट्रिगर, इसमें हम एंटीबॉडी देखते हैं तो इनका कहना है कि एंटीबॉडी जो है वैक्सीन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेटेड हैं तो एंटीबॉडी उनमें एक्सपोजर के कारण हुआ है, पहले उनको इन्फेक्शन हो चुका है उसके कारण हुआ है एंटीबॉडी, या वैक्सीन के कारण एंटीबॉडी हुआ है, वो डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम जो सर्वे करने के फेवर में नहीं है अभी। Antibody that triggered after SARS-CoV in vaccine infection are statistically indistinguishable from the those after one is vaccinated। तो वैक्सीन कराने के बाद और जो इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है, दोनों में डिस्टिंग्विश करना उतना आसान नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन दोज वैक्सीनेटेड आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द वायरस हैव मच हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडी। तो ये कर सकते हैं आप कि उनको एक्सपोजर भी हो चुका था और वैक्सीनेट उसके बाद हुए हैं तो उनको एंटीबॉडी बहुत हाई रहेगी उनमें, देन जो सिर्फ वैक्सीनेशन हुआ है, एक्सपोजर नहीं हुआ। तो ये हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। तो इसीलिए सीरो सर्वे लूज द साइंटिफिक रेलिवेंस वन वैक्सीनेशन स्टार्ट, इसीलिए हम वैक्सीनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो इसको हमको करने की जरूरत नहीं है। एक और कहा जा रहा है कि हम जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड उसको हम एलिमिनेट करके बाकी लोगों में हम सर्वे कर सकते हैं। तो इसमें आईसीएमआर ने कहा कि ऑलरेडी जो है सेकंड वेव में हेल्थ ऑफिशियल्स जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी ओवरवेल में है, काफ़ी बिजी है, इसको करना बेसिकली नेसेसरी नहीं है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस सीरो सर्वे का, तो स्पेसिफिक ब्लड एनालिसिस एसेज जो है बेसिकली चेक इफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी आर टारगेटिंग द स्पाइक प्रोटीन इन कोरोना वायरस इन बिलीव टू बी मोर रेलिवेंट प्रिवेंटिंग। तो ये बेसिकली प्रिवेंटिंग फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए एक फायदेमंद हो सकता है। ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट फॉर इंप्रूविंग वैक्सीन, उसके अलावा वैक्सीन इंप्रूवमेंट के भी एक सजेशन दे सकते हैं कि वैक्सीन को हमें इंप्रूव करना है कि नहीं करना है, क्योंकि प्रोटीन को देखते हुए, एंटीबॉडी को देखते हुए आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सीरो सर्वे का फायदा है।
नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, प्रोविंग द ओरिजिन्स ऑफ द सार्स कोविड 2 वायरस। ये बेसिकली जो कोविड वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे करना है, इसके लिए बेसिकली फिर से WHO ने शायद इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। स्टोरी सो फॉर क्या है, बेसिकली 14 मई को कुछ ग्रुप ऑफ 18 साइंटिस्ट बेसिकली यूएस के लेटर, उन्होंने साइंस जर्नल में अपना लेटर पब्लिश किया था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जरूरी है, क्योंकि अभी तक दो थ्योरीज बताई जा रही है कोविड का ओरिजिन का, कोरोना वायरस का ओरिजिन का, कि वायरस कुड हैव बीन एक्सीडेंटली रिलीज फ्रॉम लेबोरेटरी से रिलीज हो सकता है, वुहान की लेबोरेटरी से एक्सीडेंटली वो निकल गया हो, और रिजल्ट ऑफ स्पिल ओवर फ्रॉम सम एनिमल स्पीशीज टू ह्यूमन, या फिर कुछ एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया, आ गया हो। दोनों ही वैलिड है, इसको हमें बेसिकली जांच करना चाहिए। तो यूएसए ने ऑलरेडी बेसिकली अपनी एजेंसी को कहा है कि हम इसको करेंगे। डब्ल्यूएचओ ने भी अपना जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसने कहा है कि भाई हमें और इसमें काम करने की जरूरत है। ऑलरेडी एक जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, अगर हम कहें, डब्ल्यूएचओ टीम ने विजिट किया था वहाँ बेसिकली जनवरी दिसंबर में, और जनवरी और फरवरी में वुहान में, चाइना में, और उसका थ्योरी को एनालिसिस किया था, प्रूव किया था। इसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि फेवर ऑफ एनिमल ओरिजिन स्पीसीज डिस्क्राइबिंग इट लाइकली टू वेरी लाइकली। तो उन्होंने बेसिकली जो ये रिपोर्ट आया था यहाँ पर इस इंक्वायरी का, उसमें ज़्यादातर जो उन्होंने फेवर किया था कि सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी था वो कि एनिमल ओरिजिन यहाँ पर, कि एनिमल में ओरिजिनेट हुआ और ह्यूमन पर वो वायरस आ गया हो। और लेबोरेटरी लीक का इन्होंने एक्सट्रीमली अनलाइकली कहा था, मतलब रूल आउट नहीं किया था, लेकिन कहा था कि ये बहुत ही कम चांसेस है कि ये लेबोरेटरी से लीक हुआ हो वायरस। तो ये बेसिकली इस टीम का जो फाइंडिंग हुआ था, जो जनवरी फरवरी में इन्होंने जाकर के चाइना में इन्होंने रिसर्च किया था, बेसिकली इन्वेस्टिगेट किया था। तो अंडरस्टैंड ये बेसिकली ओरिजिन जरूरी क्यों है, तो इंपॉर्टेंट टू बोथ इंक्रीज सेफ्टी इन लेबोरेटरी। तो सेफ्टी अगर लेबोरेटरी से लीक हुआ है, ऐसा पाया जाता है, तो हमें तो लेबोरेटरी को सेफ्टी इंक्रीज करनी होगी, और टू प्रिवेंट पेंडेमिक ऑफ एनिमल ओरिजिन। और ऐसे पेंडेमिक को, अगर एनिमल ओरिजिन का पेंडेमिक है, ये एनिमल से आया है, तो उसको हम कैसे और रोक सकते हैं, जब तक हमें जानकारी नहीं होगी एकदम डिटेल जानकारी सही से कि कैसे ये एनिमल से ह्यूमन में आया है, तब तक हम उसको आगे के आने वाले वायरसेस को हम रोक नहीं पाएंगे। तो ये दोनों केसेज में ही ये जरूरी है स्टडी। तो ये बेसिकली अब बताया गया कि ये अलग है वायरस पिछले वायरस से, और इसमें कुछ खास डिफरेंट बताया नहीं गया इसमें। तो ये देखते हैं आगे में क्या होता है इसका, फिर से स्टडी होती है तो क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, बियॉन्ड द सी एंड ए हार्ड प्लेस। ये बेसिकली लक्षद्वीप को लेकर के है। लक्षद्वीप का हम देख रहे हैं, वहाँ पे जो नए एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं वहाँ के लेजिस्लेचर में। जैसे कि एक तो बीफ बैन किया है, गुंडा एक्ट लेके आए हैं, और है ना अल्कोहल लिकर को स्टार्ट किया है, लैंड डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं आई है, तो उसको लेकर के उन्होंने बेसिकली हिस्टोरी बताया है। तो ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली जो कुछ है आपका, एक तो ये फॉर्म हुआ था तब 1956 में फॉर्म हुआ था। स्टार्टिंग में बेसिकली जो ये फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटर का स्टोरी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो पहले जो चौथे एडमिनिस्ट्रेटर थे रमूनी, इनका इन्होंने तारीफ की थी, इन्होंने अच्छा सा रिफॉर्म्स वहाँ लेके आए थे, कोऑपरेटिव्स बनाया, जो लैंड था उसको डिवाइड किया बेसिकली कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, कि टेनेंट को भी कुछ 3/4 ऑफ पार्सल मिलेगा। टूना फिशिंग वहाँ स्टार्ट किया ताकि लोग फिशिंग जो बढ़ सके। ये सब बेसिकली उस समय का था। उसके बाद ये हिस्ट्री इसकी कुछ बताई गई यहाँ पर कि अर्लीस्ट नोन रेफरेंस आइलैंड के बारे में, सबसे पहले जो रेफरेंस मिलता है हमें, वो मिलता है मूसिका वंशा, एक 11th सेंचुरी वर्क काम है, बेसिकली लिटरेचर है। इसमें कहा गया था किंग इज सेड टू हैव रूल्ड सम आइलैंड इन द वेस्टर्न ओशियन। इस लिटरेचर में ये कहा गया था, तो इसको आप ध्यान रखें, हिस्ट्री में पूछा जा सकता है आपका प्रीलिम्स में भी। तो कोलाथरी किंग बिलीव टू हैव सेंट पीपल देयर। इसके अलावा दे केम अंडर द रूल ऑफ द अरक्कल फैमिली इन कन्नूर। तो ये अरक्कल फैमिली के अंदर में आता था, ऐसा हिस्ट्री में कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बताया कि वहाँ पे लैंड रिवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वहाँ क्या है, बेसिकली अरक्कल फैमिली ने ज़्यादा वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा लेना शुरू कर दिया लोगों से, वहाँ के फार्मर से या फिशिंग कम्युनिटी से, जिसके बाद वो जो है टीपू सुल्तान के पास हेल्प करने के लिए गए, उन्होंने फैक्ट साइन किया अरक्कल से। बाद में टीपू सुल्तान का मरने के बाद अरक्कल फैमिली जब बहुत डेप्ट में चली गई, कर्जे में चली गई, तो बेसिकली ब्रिटिश ने इसको अपने अंदर ले लिया अर्ली 20th सेंचुरी में। ये मोटा मोटी हिस्ट्री है इसकी, आपको जानने की जरूरत जो है अरक्कल फैमिली के अंदर में था, ये आपको जान सकते हैं, और ये लिटरेचर के बारे में। यहाँ पे बेसिकली 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और इस्लाम कब आया, बेसिकली उबैदुल्ला जो है संत जो है वहाँ पे आए थे, उसके बाद देखा जा रहा है कि वहाँ पे इस्लाम जो है ज़्यादा आया वहाँ पर। इसके अलावा जो आपका है यहाँ पर
तो इलेक्शन जो यहाँ बेसिकली स्टार्ट हुआ, लोकल इलेक्शन जो है 1984 में नोटिफाई हुआ था पंचायत रेगुलेशन। इसके 3 साल बाद यानी कि आपका 97 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन लोकल इलेक्शन। एक एमपी है बेसिकली। तो 2015 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बाद इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे लागू किया गया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, सॉट टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी इन टेरिटरी। और ये बाकी उसके बाद जो अभी जो यहाँ पे कानून नए लाए गए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसको ऑलरेडी हमने कवर किया है कि क्या क्या कानून, आपने पहले भी 2-3 न्यूज में 2-3 दिन के न्यूज एनालिसिस में हमने इसको कवर किया, क्या क्या नए कानून बनाए गए हैं और क्यों इसको अपोज किया जा रहा है और उसके फेवर में गवर्नमेंट का क्या कहना है, सबको हमने पहले एडिटोरियल में कवर किया है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल इंडस्ट्री लिमिट्स इनएडिक्वेसी और जीएसटी कंप्लायंस रिलैक्सेशन, ये बेसिकली जीएसटी काउंसिल ने कुछ रिलैक्सेशन दिया था कंप्लायंस को लेकर के। अनाउंस्ड एन एमनेस्टी स्कीम फॉर लेट फी जो देना पड़ेगा, जो फाइल नहीं कर पाए स्मॉल बिजनेसेस, जो उनको फाइल करना पड़ता था जीएसटी आपका कंप्लायंस, वो अगर जो फाइल नहीं किए तो उनको जो लेट फी लग रही तो उसमें एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है पेंडिंग रिटर्न्स के लिए जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक में। और लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर टैक्स पेमेंट डिले, तो टैक्स पेमेंट डिले अगर हुआ है तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो था उसको कम किया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू मई दिस ईयर। तो तकरीबन 89% ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर जो है वो ज़्यादातर जो है स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, तो इसीलिए बेसिकली ये बेनिफिट इनको दिया गया। लेकिन इंडस्ट्री बॉडी फिकी कह रही है कि आप जो है इसको पूरी तरह से हटाए, इंटरेस्ट को और लेट फी को जो है पूरी तरह से आपको वेव करना चाहिए। यही बेसिकली है जीएसटी को और कैसे इन्हांस किया जाए, इसमें आप लिख सकते हैं और क्या क्या करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक करें और शेयर करना मत भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ को पढ़ सके, समझ सके। और अगर आप चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।